अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 4 साल से ही काम कर रहा हूँ और अब मैं मंथली इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ कि आप लोग को जैसे वो बताते हैं ना यूट्यूबर्स के मैं गाड़ी ले लेता हूँ, मैं फलाना ले लेता हूँ, मैं बहुत कम पैमाने पे जीत प्रॉफिट कमाता हूँ। लेकिन मैं आप लोग को भी गाड़ी के हिसाब से बताऊँगा कि मैं जो है वो दो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आगे हैं हम लोग एक नए व्लॉग के अंदर। तो आज मैं आप लोग को दिखाने लगा हूँ कि यार मैं इतने सारे व्लॉग जो आप लोग सोच रहे होते कि मेरे एक हफ्ते के अंदर 6 व्लॉग आ चुके होंगे लेकिन व्लॉग एक भी नहीं आया होता। तो आज उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि यार मैं हफ्ते में व्लॉग क्यों नहीं बना पाता, कभी कभी तो 10-10 दिन भी नहीं बनाता। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी था कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बंद कर दूँ, क्या मसला है। तो आज मैं आप लोग को कंप्लीट लाइफ स्टोरी बताऊंगा अपनी कि यार मेरे साथ आखिर क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और किस मसलों से गुजर के मैं यहां तक पहुंचा हूं। आज मैं आप लोग को सारा बताऊंगा। आप लोगों ने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ताकि आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं अपनी लाइफ स्टोरी को सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर से। तो फैमिली मेंबर्स में बताता चलूं कि मेरी फैमिली में वालिद, वालदा, 3 भाई, 1 सिस्टर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। बाकी हमारे भाइयों में, तीनों भाइयों में कोई शादीशुदा नहीं है। सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है और वालिद और वालदा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हयाती हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2019 में शादी हुई थी। 2019 में शादी होने के बाद मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। 2 जो हैं वो मिसकैरेज हो गए थे, दोनों बेटे थे, वो भी 2 बेटे अभी मेरे जो हैं वो भी ट्विंस हैं, इससे पहले भी ट्विंस हुए थे। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है, अल्लाह ने जिस तरह जिस हाल में रखा है बहुत अच्छे गुजार रहे हैं दिन। ये एजुकेशन जो है वो मैट्रिक मैंने 2007 में कंप्लीट किया था। 2007 में कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए सोचा कि यार हर इंसान का एम होता है मैट्रिक के बाद कि हमने करना क्या है। तो मैंने उस टाइम सोचा था कि यार मैं अपने मामू को जो है ना वो आइडियल समझता था। वो हमारे बहुत अच्छी जो है ना वो जॉब भी करते थे, अच्छी इनकम भी थी उनकी, और वो मेरे जो है ना समझे बहुत ज़्यादा करीब थे एजुकेशन के मामले में और आइडियल होने के मामले में। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। वो इंजीनियरिंग फील्ड से वाबस्ता थे, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी सिविल इंजीनियरिंग करूँ, क्योंकि मैं भी वही करना चाह रहा था जो मैं दिल से सोच चुका था। तो खैर वो मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, इतने मेरे मार्क्स नहीं आए मैट्रिक में। तो मुझे जो है सिविल में तो नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है मुझे दाखिला मिला। 2007 पे मैंने मैट्रिक कंप्लीट की थी। उसमें उसके बाद फिर मैंने 2007 में ये एडमिशन लिया मैकेनिकल के अंदर। 2010 मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं असल में एजुकेशन के मामले में मैं कभी फेल नहीं हुआ, आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं एजुकेशन के मामले में फेल नहीं हुआ। लेकिन डल है, हम कराची के लड़के हैं ना, तो हमें बस सिर्फ पास होने तक की गर्ज होती है। पास हो जाए किसी तरह, यार डी ग्रेड भी आता है खैर है, सी ग्रेड भी आता है खैर है। लेकिन मैंने ग्रेड अच्छे लिए। मैंने मैट्रिक में बी ग्रेड लिया था और जब मैंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया, जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की थी, वो मैंने ए ग्रेड से कंप्लीट की थी, यानी फर्स्ट डिवीजन से कंप्लीट की थी और बहुत अच्छे मार्क्स भी थे। लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत बुरी थी यार। मैं इस चीज़ में ना, मुझे आज तक जो है वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहता है कि यार उस ज़माने में मैंने इंग्लिश में जो है ना बहुत ज़्यादा कम मार्क्स भी लिए थे, बहुत वीक थी मेरी इंग्लिश, और उसकी वजह से मैंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़ाय गई। मैं 2010 में जैसे मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने 2013 तक जो है ना वो प्राइवेट जॉब की। 9,000 की मेरी जॉब थी, जो कि बहुत ही कम थी मेरे जो एजुकेशन के हिसाब से। लेकिन खैर मुझे इंडस्ट्री में सर्वाइव करना था, अपने आप को किसी तरह लेके चलना था अपने वालिदैन के दरमियान, क्योंकि मेरी एजुकेशन के खर्चे भी मेरे मामू ने उठाए थे। मेरे वालिद इतने ज़्यादा मतलब कि उनके पास इनकम नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सके। उन्होंने तो मैट्रिक के बाद ही गिव अप कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको जॉब करनी पड़ेगी, कोई ना कोई नौकरी करें, उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया मामू ने। उसके बाद फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। करने के बाद फिर क्योंकि मुझे उससे आगे भी एजुकेशन हासिल करनी थी, वैसे मेरा एम था उससे आगे एजुकेशन हासिल करने का, तो मैं रिलाई नहीं करना चाहता था मामू के ऊपर। तो मैंने जो है फिर जॉब स्टार्ट की। वो बहुत कम पैसों की जॉब थी, उतने में मैं समझे कि अपना फ्यूल एडजस्ट करता था और उसके अलावा सिर्फ अपने खाने पीने के खर्चे एडजस्ट कर पा रहा था। लेकिन मेरी हायर एजुकेशन जो हम कहते हैं कि बैचलर की तरफ जो है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मैं कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे कहा गया कि आप अपनी जो भी इनकम वगैरह होगी उससे कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। लेकिन हर लाइफ का हिस्सा। मैंने उसके बाद फिर सोचा कि क्यों ना मैं दुबई जाऊं, मामू मेरे दुबई होते हैं। फिर मैंने कहा मैं भी दुबई जाऊंगा, मैं वहाँ जाके जॉब करूंगा और वहाँ से पैसे अरेंज होने के बाद, कमाने के बाद फिर मैं अपना बैचलर कंप्लीट करूंगा। तो 2014-15 में मैंने जो है वो
दुबई का चक्कर किया, क्योंकि मामू ने मुझे वहाँ पे दुबई पे विज़िट वीज़ा पे अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। 3 महीने का मेरा विज़िट वीज़ा था। वहाँ पे मुझे मसले मसाइल बहुत हुए, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। वहाँ अरेबिक और इंग्लिश में ही इंटरव्यूज़ होते थे, उर्दू वाला कोई कंसर्न नहीं था। आपको पता है अरेबिक कंट्रीज़ में जो भी लोग जाते हैं उनको पता होगा कि अरेबिक और इंग्लिश ही प्रियोरिटी होती है। तो वहाँ पर भी मेरा 3 महीने में कोई दाल नहीं गली, मुझे वापस आना पड़ा। जॉब वगैरह का कुछ भी नहीं हुआ। वापस आने के बाद फिर मैंने, क्योंकि जब बंदा वापस आता तो जॉब नहीं होती, फिर मैं फारिग रहा। तकरीबन मैंने 1 साल फारिग बैठ के गुजारा, 1 साल या शायद उससे भी ज़्यादा। फिर मैंने फारिग बैठ के गुजारा। फिर मुझे दुबई से मामू ने एक कंसर्न किया कंपनी से, उनको पैसे पे किए वीज़ा के पैसे पे करने के बाद मुझे जॉब मिली 1500 दरहम की दुबई में। जी दुबई की कंपनी थी, उन्होंने 1500 दरहम में मुझे जो है वो जॉब ऑफ़र की। मैं गया वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि मुझे तो लेबर की तरह काम करना है। मुझे तो लेबर बनाया गया था वहाँ। मैं ना कोई मैकेनिकल इंजीनियर था, ना असिस्टेंट इंजीनियर था, कुछ भी नहीं था। बताया गया था कि आपको फलाना जी इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर हैं जी आप। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला मैं तो लेबर हूँ। खैर वो मैंने जॉब 8 महीने कंटिन्यू की। 8 महीने गुजारने के बाद मुझे एक जगह इंटरव्यू की कॉल आई, जो कि सऊदीया की कंपनी थी, और उसी कंपनी के हेड ऑफिस जो है वो मेरे मामू काम करते थे, उसी कंपनी के हेड ऑफिस में। तो खैर मेरी वहाँ पे जो है वो जॉब लग गई। ऑफ़र आई मुझे 4500 रियाल की। तो मैंने बगैर इनकार किए, क्योंकि देखिए 1500 में बंदा काम कर रहा हो और 4500 की ऑफ़र हो तो बंदा सोचता भी नहीं है, मशवरा भी नहीं करता। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने जैसे ही 4500 की ऑफ़र हुई, मेरे तो समझे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने उस जॉब को ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, वहाँ से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करके मुझे एग्ज़िट करना था तो मैं कराची आ गया। कराची आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़, जो भी मसले मसाइल थे वीज़ा के हवाले से, सारे कंप्लीट किए। नया वीज़ा लग गया। अब आया ट्विस्ट क्या आया कि जैसे ही मेरा वीज़ा कंप्लीट हुआ, ये सारा जो नए वीज़ा लगने का प्रोसीजर था उसमें मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला था कि आपने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी बहुत ही अर्जेंट नीड है साइट के ऊपर सऊदीया वाली पे, आपको जल्द अज जल्द पहुंचना है। ये मुझे मेल्स पे मेल्स आ रही थी। खैर मैंने ये जल्द अज जल्द हर चीज़ अर्जेंट में वो मैंने कंप्लीट कराने के बाद फिर जैसे ही 10 दिन गुजरे, मैंने अपना जो है वहाँ पे उनको कंफर्मेशन की, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, वीज़ा भी मेरा लग चुका है, अब मुझे टिकट सेंड करें ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उनको मेल की उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं आया, और 1 हफ्ता रिप्लाई नहीं आया, फिर 1 महीना रिप्लाई नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा देखें, जब आप बंदा दूसरे दिन भी इंतज़ार ना कर रहा हो, वो 1 महीने तक आपको जो है ना 1 हफ्ता इंतज़ार किया, फिर 1 महीना किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर कंफर्म करवाया कि भाई क्यों नहीं बुला रहे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने, शॉर्ट में बताता हूँ कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो सऊदीया में जो साइड है वो समंदर के किनारे है, वो पाकिस्तान, यमन और सऊदीया की जंग की वजह से वो साइड हुकूमत ने बंद करवा दी है, और इस वजह से हमारी सारी लेबर जो है वो कैंप में बैठी हुई है, और आप लोग को भी स्टे करने का बताया गया। तो जो लोग वीज़ा से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि अगर आपका वीज़ा लगा हो तो 1 महीना अगर 30 डेज़ लेट हो जाए तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। तो मेरे साथ भी वही मसला हुआ, 30 डेज़ अबव हो गए। उसके बाद फिर ना उनकी मेल का भी जवाब नहीं आता था, और यहाँ से मैं मेल्स पे मेल्स कर रहा था, और मेरे दिन ब दिन जो है वो समझे कि इम्कानात ख़त्म हो गए थे आगे जाने के। तो फाइनली कुछ दिन के बाद उनकी मेल आई, और मुझे मामू के ज़रिए पता चला कि वो साइट बंद हो चुकी है, सऊदीया वालों ने वो साइट ही बंद करा दी है। तो आपको अपनी कोई लोकल जॉब जो पाकिस्तान में ढूंढ सके आप कर लें, वरना उनके पास कभी अगर आई, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हम आपको 1 महीने में बुला लेंगे, 1 साल में बुला लेंगे, 1 हफ्ते में बुला लेंगे, कोई पाबंदी नहीं है। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई जॉब ऑफर हुई तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज़ आप अपनी जॉब ढूंढ लें, कुछ ना कुछ कर लें। तो फिर मैंने उस टाइम बहुत दिल खराशता हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, और मैं जॉब की तलाश में निकला फिर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ही दिया था। 4500 रियाल की नौकरी छोड़ने वाला उस ज़माने में 2015 में मुझे समझे 1,40,000 1,50,000 की ऑफ़र हो, तो इंसान कौन सा बंदा बोलता है कि मैं एक 3rd क्लास जॉब करूं। खैर मैंने बहुत ज़्यादा दिल को तसल्ली दी। फिर पाकिस्तान में मैंने जॉब ढूंढना शुरू की। मुझे कराची में एक जॉब ऑफ़र हुई, ऑटो पार्ट्स कंपनी थी, जहाँ पे मैं आज भी काम कर रहा हूँ। ऑटो पार्ट्स कंपनी थी। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, तो मुझे वो जॉब 15,000 रुपये में ऑफ़र हुई है। लाइट चली गई है, लेकिन मेरी जर्नी अभी स्टार्ट रहेगी, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट अपनी स्टोरी बता के ही यहाँ से उठूँगा। तो
15,000 की मुझे जैसी जॉब ऑफर हुई, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही करना है, क्योंकि अब जो है ना ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी नहीं, विदाउट जॉब तो आप देखें कोई भी सर्वाइव नहीं करता। तो मैंने वो 15,000 की जॉब एक्सेप्ट की, काम किया, स्टार्ट किया। 15,000 मैंने तकरीबन समझे कि 3 साल तक मैं 15,000 की जॉब पे था, क्योंकि मैं उस टाइम पे रिक्वायर्ड थी मेरी जॉब, यानी मेरी ज़रूरत थी नौकरी। मैंने काम भी बहुत मेहनत से किया ताकि मुझे यहाँ से निकाल ना दिया जाए। देखें अब आप लोग कहाँ आ गए हो, अभी आपने बोलना नहीं है, ठीक है। आपने ये देखें भाई, अब मेरे साथ राफे और शाफे भी आ गए, लाइट चली गई है, अब ये नीचे से उठ के आ गए। अच्छा 2000, अच्छा बेटा चुप, बस इधर इधर देखना, इधर देखना। अच्छा अब मैं अपनी लाइफ स्टोरी देखें, मेरी लाइफ स्टोरी है। अब 2015 की जॉब जब मैंने 3 साल की, तो मेरा पहला एग्रीमेंट लगा जो कि 2,500 रुपये था। तो बस मैं अब लाइफ से अपनी लाइफ में यही चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यार मुझे अपने आप पे जो ना अपना बिजनेस करना पड़े। उस टाइम पे इतने बिजनेस आइडियाज़ भी नहीं थे, तो खैर किसी वजह पे यानी डायरेक्टर के साथ जो है ना हमारी कुछ गलत हो गई थी, तो उस वजह से मुझे 2019 में मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। और जॉब छोड़ने का एक मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि वो जॉब छोड़ने की वजह से ना मेरे बहुत से अल्लाह पाक ने जो है ना वो रास्ते खोल दिए। अब वो नौकरी के वाले से कह लें या फिर उसको आप कह लें कि मेरे अल्लाह पाक ने वही रास्ता बनाना था मुझे। 2019 में मैंने जॉब स्टार्ट की। 2019 में कोरोना भी नहीं था। 2019 में कोरोना आप लोग को अगर पता हो तो 2019 के एंड में या फिर मिड में आया था। तो मैंने जॉब स्टार्ट की थी जनवरी फरवरी मार्च में मैंने जॉब स्टार्ट की। उस टाइम मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। किस बंदे को पता होता है आगे चल के कोरोना आना है। तो वो एक फ्रीलांसिंग भी जॉब थी, ऑनलाइन भी काम था, यानी आपको सेल्स के काम में। तो सेल्स के काम में जैसे ही वो मैंने काम में हाथ लगाया तो वो भी मेरे लिए न्यू था। तो मैंने उस काम में आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंसी हासिल की। तो मैंने अपने जो सीनियर्स हैं ना उनको मैंने 6 महीने में टच कर लिया था। जो लोग यानी 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे थे, मैं उस 23,000 रुपये में उनके जितना काम कर चुका था, यानी उतना मैं एजुकेशन लेवल तक मैं पहुंच गया था उनके साथ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कोई भी ऊपर का बंदा आपको ऊपर आने नहीं देगा जब तक आप किसी बड़े के साथ कंसर्न नहीं होते। तो वही मामला मेरे साथ भी हुआ, मैं ऊपर नहीं जा सका, नीचे ऊपर वालों ने वैसे ही थोड़ा थोड़ा नीचे काटते। तो बीच में कोरोना भी आ गया, हमारी जॉब डिस्टर्ब हो गई। फिर जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ मैंने वो जॉब भी रिज़ाइन कर दी। वो जॉब रिज़ाइन करके वापस उसी कंपनी आ गया जहाँ से मैं रिज़ाइन करके गया था, वहाँ पे कंटिन्यू किया। मुझे जॉब वो उन्होंने अच्छे पैकेज में ऑफ़र की, तो मैं वहाँ चला गया। आज वहाँ पे ही काम कर रहा हूँ। जब मैंने दोबारा 2020 में वो कंपनी ज्वाइन की 2021 में, तो उसके साथ मैंने फ्रीलांस स्टार्ट कर लिया। फ्रीलांस स्टार्ट किया, उसके साथ मैंने जो प्रोडक्ट थी, जो जिस सेल्स कंपनी में मैं काम कर रहा था, उसी प्रोडक्ट को, क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी थी कोरोना के बाद, जो है वो कंपनी बंद हो गई थी, तो उसी सेल्स कंपनी को मैंने उनकी प्रोडक्ट को उठा के लोकल मार्केट में सर्च करना शुरू कर दिया। उन्हीं के जिन सप्लायर्स के साथ हम पहले कनेक्टेड थे, क्योंकि कंपनी बंद हो गई, तो मैंने कहा क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँ। तो मेरे पास उस टाइम पे तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये सेविंग के थे। वो मेरी इनकम, जिससे अल्लाह ने इतनी बरकत डाली, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत डाली कि आज मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतना सारा नवाजा। तो वो इनकम मैंने सेल्स में डाली, वहाँ से प्रोडक्ट हायर की, प्रोडक्ट्स वगैरह लेने के बाद फिर उसको मैंने मार्केट में लॉन्च किया। जो सप्लायर यूज़ करते थे उनको मैंने सेल्स की, उसमें से सबसे पहले मंथ की मुझे जो सेल्स में से प्रॉफिट आया ना, वो आया था 5,000। और उस दिन मैं इतना खुश था कि आज के 5 लाख भी हो ना तो उस 5,000 का मुकाबला नहीं। क्यों? मैंने अपने बिजनेस से, अपनी मेहनत से कमाए थे वो। तो अपने बिजनेस में इतनी जो है ना वो बरकत है। आप लोग भी अगर देख रहे हैं, आप अपना बिजनेस करना, आपके ऊपर जब मुश्किलात हो ना, जॉब करें, जॉब के साथ आप अपना कोई ना कोई बिजनेस रखें ताकि आपको बैक सपोर्ट मिले और उसको परमानेंट लेके चलें। आप उसको परमानेंट लेके चलेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो बिजनेस आपकी जॉब से ज़्यादा आपको इनकम जनरेट करके देगा और आपको फिर फैसला करने में आसानी होगी कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे वो 5,000 जब पहले मंथ में आए थे ना, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया था कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। तो मेरे इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने उस बिज़नेस को ग्रो किया, बढ़ाता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 4 साल से ही काम कर रहा हूँ और अब मैं मंथली इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ कि आप लोग को, जैसे वो बताते हैं ना यूट्यूबर्स के, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, मैं फलाना ले लेता हूँ, मैं बहुत कम पैमाने पे प्रॉफिट कमाता हूँ। लेकिन मैं आप लोग को भी गाड़ी के हिसाब से बताऊँगा कि मैं जो है वो 2 चाइना बाइक खरीद सकता हूँ एक मंथ में। चाइना बाइक 2 एक मंथ में मैं आराम से खरीद सकता हूँ। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉफिट हो जाता है।
ये काम फ्रीलांसिंग का मैं 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर लेता था। फ्रीलांसिंग का काम ऐसा है, ये बिज़नेस का काम ऐसा है कि 2 से 3 घंटे में कर लेते हैं। तो अब मुझे मोबाइल स्क्रॉलिंग करना था। जॉब से भी फ्री हो जाते हैं, घर में आते हैं, आपको पता है बच्चों के साथ बैठना उठना, फ्री हो टाइम में बंदा फिल्म देख लेता है, ड्रामे देख लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो मैं स्क्रॉल करता था यूट्यूब पे उस पर टिकटॉक पे। आपको पता है हमारी जनरेशन का हर बंदा दिन में 3 से 4 घंटे यूट्यूब और टिकटॉक स्क्रॉल करता है। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं बिज़नेस माइंडेड हो चुका था। तो मैं यूट्यूब देखता था, सोचता था कि यार बिज़नेस को और कौन सा ऐसा बिज़नेस किया जाए जिसमें कुछ इनकम जनरेट हो, और कौन सा बिज़नेस ऐसा किया जाए इसमें इनकम जनरेट हो। तो मैंने सोचा क्यों ना यार यूट्यूब चैनल बनाए। मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि यार मैं नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहा हूँ और वो लोग देखें, और मुझे थोड़ा सा जो है ना उसमें सपोर्ट मिलेगी, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आगे ग्रो करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करूँगा। तो मेरा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दिल भरा। तो मैंने जो है ना, क्योंकि उसमें सामान वगैरह भी चाहिए होता है, आपको गैजेट्स चाहिए होते हैं, सामान आपके पास कंप्लीट हो। सबसे पहले मैंने परचेजिंग की आईफोन की। आईफोन मैंने लिया, जो आज भी मेरे पास सिर्फ एक ही आईफोन है और कोई आईफोन नहीं है। मैंने आईफोन, आपको पता है एक हैवी अमाउंट होती है, 30 से 40 हज़ार कमाने वाला बंदा वो कभी भी 2-3 लाख रुपए का मोबाइल नहीं ले सकता। ये सिर्फ मोबाइल मैंने अपने वो बिज़नेस को चलाने के बाद वहाँ से प्रॉफिट निकाल के मैंने यहाँ किया इन्वेस्टमेंट के तौर पे। देखें ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मोबाइल मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने ट्राईपॉड भी लिया है, मैंने एयरबड्स भी लिए हैं, मैंने उसके अलावा माइक्रोफोन भी लिया है। ये सारी मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसको मैं कैश करूँगा जब मेरा ये चैनल ग्रो होगा। तो आप लोगों ने भी अगर चैनल नहीं बनाया हुआ, जो भी देख रहे हैं, चाहे वो मेरी फैमिली में से कोई देख रहा है, चाहे वो मेरी फैमिली से हट के कोई देख रहा है, मैं उनको कहूँगा आप लोग यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं। यूट्यूब चैनल में फ़ायदा बहुत है। मीन्स आपका चैनल चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ग्रो करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। अगर आपके कोई और बंदा अगर महीने में ग्रो कर गया तो आपको अगर 1 साल लगता है, मसला नहीं। अल्लाह ने हर एक के लिए दाना लिखा हुआ है, दाना पानी लिखा हुआ है, बस उसका वक्त मुकर्रर है। अगर आपका वक्त 1 दिन में मुकर्रर होना है तो आप 1 दिन में चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरा 10 साल लगने, 10 साल भी लग सकते हैं। बनाए, मेहनत करें। और बहुत से इंटीरियर के लोग हैं जिनको खैर बोलने का भी इतना खैर आइडिया नहीं है कि हमें बोलना कैसे चाहिए, उनके चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, वो नेचुरल हैं। हम लोग की तरह बनावटी नहीं है कि बोलने में भी सोचते हैं यार ये बंदे को बुरा लगेगा, ये बात नहीं करनी चाहिए, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। उनको कट का पता ही नहीं है, वो बस नेचुरल तरीके से बोलते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग भी अगर जैसे भी हो यार चैनल बनाओ, कोई हर्ज नहीं है। कोई आपको ये नहीं कि बोलेगा कि क्यों बना लिया। मैं बनाता हूँ, मेरी फैमिली बहुत पहले करती थी, लेकिन अब उनको समझ में आ गई है कि यार ये कोई बुरा काम तो नहीं है, मैं कोई नशा तो नहीं करता। बजाय कि आपकी औलाद नशा करे, आप उसको यूट्यूब चैनल भी बना लेते हो तो आपकी नज़रों के सामने रहेगा, क्योंकि जहाँ वीडियो बनेगी वो आपके सामने रहेगा। तो मेरे जो नेबर्स हैं वो पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे कि यार ये यूट्यूब चैनल क्या होता है, वीडियो बनाना क्या होता है, ये तो बे है। ये आप लोगों ने भी चैनल नहीं बनाया तो चैनल बनाएं, ज़रूर बनाएं। और इसके साथ साथ आप भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी नया हूँ, जाहिर है कि मुझे भी सपोर्ट चाहिए होगी। सब्सक्राइब, फॉलो, जो है वॉच टाइम, सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आप लोग भी चैनल बनाएं। और अगर कोई टीम मेंबर्स को किसी की ज़रूरत है मेरे साथ काम करने की, तो मैं बिल्कुल अपने साथ काम कराने के लिए हाजिर हूँ। आप लोगों में कोई कंटेंट क्रिएटर जो है वो अगर मुझे देख रहा है तो मेरे को भी अगर आप अपनी वीडियो में डालना चाहें, आप मुझे एज आ ट्रेनर अपने साथ रखना चाहें, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो ये थी मेरी लाइव स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।